नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर नितिका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बॉटनी पेपर 3 पढ़ा रही हूँ आप सबको। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें से हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लोनिंग वेक्टर्स, ये सब हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जो 2 टॉपिक रहते हैं वो है जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी, जैसा कि आप नाम से पहचान पा रहे हैं कि लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय से हम समझ सकते हैं, और जीनोमिक लाइब्रेरी मतलब जीनोम का पुस्तकालय। तो अगर हम बात करें जीनोम क्या होता है, तो किसी भी सजीव में पाया जाने वाला उस हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए, मतलब अगुणित डीएनए, संपूर्ण अगुणित डीएनए क्या कहलाता है, उसका जीनोम कहलाता है। उसके जीनोम में उसके एक कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि अगर ह्यूमन की बात करें तो यह एक द्विगुणित सजीव है, तो इसमें 2 सेट पाए जाते हैं जीनोम के जीन्स के। अगर हम सिंगल सेट की बात करें तो उसको हम जीनोम कहते हैं। So, a genomic library is a collection of a total genomic DNA from a single organism। एक किसी ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाला टोटल जीनोमिक डीएनए का कलेक्शन क्या कहलाता है, जीनोमिक लाइब्रेरी। अ जीनोम इज एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो हम चाहते क्या हैं कि जीनोमिक लाइब्रेरी में किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट जीनोम का उसमें हम उसको स्टोर कर पाएँ। अ जीनोमिक लाइब्रेरी इज अ सेट ऑफ डीएनए क्लोन्स that ideally contains the entire DNA content of a genome from which the library was derived। अब इस परिभाषा को अगर हम कुछ पार्ट्स में बांटें तो हम देखेंगे अ जीनोमिक लाइब्रेरी इज़ अ सेट ऑफ DNA क्लोन्स। यह DNA के क्लोन्स का एक समूह है that ideally contains the entire DNA content of a genome। इस जो ये सेट है, क्लोन्स का ये समूह है, इसमें उस पर्टिकुलर सजीव का संपूर्ण जीनोम निहित है। फ्रॉम विच द लाइब्रेरी वॉज डिराइव्ड, जिसके डीएनए द्वारा ये लाइब्रेरी बनाई गई है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए निकाला, उस डीएनए के को हमने कट किया और उसको डिफरेंट उसके क्लोन्स बनाए और उनको हमने स्टोर करके रखा, और इस स्टोरेज जो पूरा है उसको हम बोलते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। और अब पहली बात, डीएनए क्लोन क्या होता है हम ऑलरेडी जानते हैं। मैं आपको क्लोन वर्ड बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। और डीएनए क्लोन इज़ अ डीएनए कंस्ट्रक्ट दैट इज़ प्रोपेगेटेड बाय रेप्लिकेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। डीएनए क्लोन में क्या होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर एक वेक्टर होता है और साथ में एक टारगेट डीएनए होता है। जैसे जैसे वेक्टर अपनी प्रतिलिपि करता है, उसके साथ साथ में टारगेट डीएनए की भी प्रतिलिपि होती रहती है, और इस प्रकार से क्लोन्स बनते रहते हैं। So the clone is composed of 2 parts that are fused into a single continuous DNA molecule। One part is vector and another part is inserted DNA। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्लोन क्या होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टेप्स इन जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन, कि एक जीनोमिक लाइब्रेरी को बनाने के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अब देखिए, अगर आपको लाइब्रेरी बनानी है तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको जिस जीनोम की लाइब्रेरी बनानी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको राइस के डीएनए की एक लाइब्रेरी बनानी है, आप चाहते हैं कि राइस का सारा जीनोम एक जगह हमारे पास में उपलब्ध हो हमेशा और मल्टीपल कॉपीज़ में उपलब्ध हो। एक होता है डीएनए निकाल के रख देना, वो नहीं है। यहाँ पे क्लोन्स की हम बात कर रहे हैं, तो क्लोन्स मतलब मल्टीपल कॉपीज़ है उस पर्टिकुलर डीएनए के पार्ट की भी। तो आपने क्या किया, सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी इज़ द आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए। आपने जीनोमिक डीएनए को उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या सजीव से आइसोलेट किया। द एंटायर डीएनए इज सब्जेक्टेड टू पार्शियल रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। अब क्योंकि वो डीएनए इतना बड़ा होगा कि आप वो किसी एक वेक्टर में क्या किसी एक वाहक में समाहित नहीं हो सकता, उसको आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आप उसको किसी भी वेक्टर में समाहित कर पाएँ। वेक्टर या वाहक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वाहक डिपेंड करता है कि डीएनए के खंडों की साइज़ क्या है, उसके आधार पे आपका वाहक होगा। अब वो वाहक प्लाज्मिड भी हो सकता है, बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है, या आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी हो सकता है, या कॉस्मिड भी हो सकता है।
तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पर्टिकुलर DNA फ्रेगमेंट. द फ्रेगमेंटेड DNA इज suitable size of suitable size is ligated in the appropriate cloning vectors. अब पहला आपने DNA को निकाला. DNA को निकालने की बहुत सारी विधियां हैं. अब आपको अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको ये प्रश्न निबंधात्मक मिल जाता है तो आप कैसे इसको थोड़ा बढ़ा पाएंगे या विस्तृत वर्णन कर पाएंगे कि आप ये भी बताएंगे कि DNA को आपने आइसोलेट कैसे किया. तो उसमें DNA आइसोलेशन की कुछ विधियां होती है, किस प्रकार से उसको आइसोलेट करते हैं हम. उसके बाद में उसका पार्शियल रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन. अब देखिए इसमें एक वर्ड है पार्शियल, मतलब आंशिक रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करना, उसका आंशिक रूप से. दोनों में क्या अंतर है? अगर आप पूर्ण उसको रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर देंगे तो उस DNA के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हो सकता है उस पूरे संपूर्ण जीनोम में कई जगह हो. तो आपको इतने छोटे छोटे टुकड़े नहीं करने हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था कि टुकड़े जितने बड़े होंगे उनको संभालना उतना आसान रहेगा. तो हम कोशिश करते हैं कि उसका पार्शियल या आंशिक रूप से डाइजेशन करें ताकि उसके संपूर्ण टुकड़े ना हों. तो इसको कहते हैं पार्शियल रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन. इसमें बस फ़र्क इतना है कि जो आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल रहे हैं वो बहुत कम समय के लिए आप डाल के फिर पुनः आप टुकड़ों को प्राप्त कर लेंगे, या फिर बहुत कम मात्रा में डालेंगे ताकि उसका ज़्यादा डाइजेशन ना हो. द फ्रेगमेंटेड DNA ऑफ सुटेबल साइज इज लाइगेटेड इन अप्रोप्रिएट क्लोनिंग वेक्टर्स. जब आपको DNA के खंड प्राप्त हो गए तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? आप उनको क्लोनिंग वाहक में उन DNA को ट्रांसफ़र कर देंगे. क्लोनिंग वाहक स्वयं एक क्या होता है? एक DNA ही होता है, और उस DNA के अंदर उसको भी आप उसी RE से काटेंगे या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे जिससे आपने जीनोमिक DNA को काटा था, और उसके बाद में लाइगेज एंजाइम के द्वारा आप इन दोनों को जोड़ेंगे. इसीलिए मैंने आपको पहले सारे टूल्स पढ़ाए ताकि अगर आपको ये पता नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, या आपको ये पता नहीं है कि लाइगेज क्या होता है, और या फिर आपको ये पता नहीं है कि क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, तो आप जीनोमिक लाइब्रेरी को नहीं समझ सकते, क्योंकि इन तीनों का काम हमने अभी इसमें देखा. तो आपने नेक्स्ट क्या किया? उन टुकड़ों को आपने ट्रांसफ़र किया क्लोनिंग वेक्टर्स के अंदर या वाहक के अंदर. अब हम क्या करेंगे? द रिकम्बिनेशन वेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड इन ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस और ईस्ट. अब डिपेंड करता है कि आपका वाहक कौन है. अगर आपका वाहक प्लाज्मिड है तो आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे इकोलाई बैक्टीरिया में. अगर आपका वाहक कॉस्मिड है तो उसको आप बैक्टीरिया या फिर फेज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अगर आपका वाहक जीवाणुभोजी DNA है तो उसको आप ऑफकोर्स किसी जीवाणु में ट्रांसफ़र करेंगे. अगर आपका ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है तो आप उसको ईस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे. तो जो भी वाहक है उसके हिसाब से आप उसको किसी सजीव में ट्रांसफ़र करेंगे. उस सजीव में वो वाहक या क्लोनिंग वेक्टर क्या करेगा? अपनी प्रतिलिपि बनाएगा या अपने रेप्लिकेट होगा, और जैसे जैसे वाहक रेप्लिकेट होगा वैसे वैसे आपका टारगेट DNA या जो DNA का खंड आपने उसमें ट्रांसफ़र किया है वो भी रेप्लिकेट होगा. इस प्रकार से आपको प्रत्येक खंड की बहुत सारी कॉपीज़ प्राप्त हो जाएगी, और इन संपूर्ण जो पूरा समूह बनेगा एक पर्टिकुलर जीनोम की बहुत सारे फ्रेगमेंट्स की कॉपीज़ का, उसको हम कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी. देन लास्ट स्टेप जो रहता है, जीनोमिक लाइब्रेरी कैन बी स्क्रीन फॉर क्लोन्स बाय हाइब्रिडाइजेशन विद प्रोब DNA. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास DNA के बहुत सारे खंड हैं उस पर्टिकुलर जीनोम के, लेकिन आप ये कैसे पहचान पाएंगे कि जो आपको फ्रेगमेंट चाहिए वो उस पूरी लाइब्रेरी में कहाँ व्यवस्थित है? क्योंकि जैसे बुक्स में हम देखते हैं कि बुक्स का नाम देख के हम पहचान लेते हैं कि ये बुक हमारे काम की, हमने बहुत सारे उसका डिवीज़न उसको हम ढूंढ लेते हैं लाइब्रेरी में किसी बुक को. लेकिन क्योंकि यहाँ पे बात DNA की है तो DNA को यदि आपको ढूंढना है तो क्या काम आएगा? संकरण या हाइब्रिडाइजेशन. जो DNA आपको चाहिए आप उसका प्रोब बनाएंगे. मतलब जैसे अगर आपको ATGC चाहिए तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री DNA लेंगे, तो उसके हिसाब से आप उसका प्रोब तैयार करेंगे और उसको आप रन करेंगे उस लाइब्रेरी के ऊपर, जहाँ पे जाके वो प्रोब को अपनी कॉम्प्लीमेंट्री या अपनी संपूरक सीक्वेंस मिलेगी, वहाँ पे वो प्रोब जाके चिपक जाएगा. और वहीं पे उस प्रोब में ऐसे कुछ लक्षण होंगे कि वह कलर दिखाएगा या फिर कुछ ऐसी अपने आप को अभिव्यक्त करेगा कि आप पहचान पाएंगे कि वो पर्टिकुलर DNA इस पूरी लाइब्रेरी में कहाँ पर है. तो बेसिकली लाइब्रेरी हुई क्या? या तो इकोलाई का कलेक्शन होगा, या ईस्ट का कलेक्शन होगा, या फिर किसी वायरस का या बैक्टीरियोफेज का कलेक्शन होगा. इसको हम डायग्राम द्वारा भी समझते हैं.
देखिए ये सबसे पहले दे रखा है ह्यूमन डीएनए, मनुष्य का ये डीएनए है। इसमें जो अलग अलग कलर के पार्ट्स दे रखे हैं वो केवल ये बताने के लिए कि डीएनए के बहुत सारे खंड हैं और शायद ये खंड जो ऐसे हैं जो हमारे काम के हैं, जिनको हम चाहते हैं आगे प्राप्त करना है पर्टिकुलर जीन। सबसे पहले इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा काटेंगे। इसको काटने के बाद हमको बहुत सारे खंड प्राप्त होंगे, डीएनए के बहुत सारे खंड मिलेंगे। इन खंडों को हम किसी पर्टिकुलर वेक्टर में ट्रांसफ़र करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे येलो कलर का जो डीएनए है वो वेक्टर का कार्य कर, ऑरेंज कलर का डीएनए वेक्टर का कार्य कर रहा है और उसमें सारे खंड जुड़ जाएंगे। जो ब्लैक वाले हैं वो हमारे काम के नहीं है। काम के इन सेंस हो सकता है कि वो एक्सप्रेस नहीं होते हो या फिर जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, और जो कलर्ड है वो हमारे काम के हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको हम हाइब्रिडाइजेशन द्वारा पहचान भी सकते हैं और इसको हम इन प्लाज्मिड्स को हम जीवाणु में ट्रांसफ़र करेंगे और जैसे जैसे जीवाणु मल्टीप्लिकेशन करेगा या प्रतिकृति करेगा, साथ में आपका वेक्टर भी प्रतिकृति करेगा और साथ में आपका डीएनए भी मल्टीपल कॉपीज़ बनाता रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो नीचे केवल ई कोलाई की कोशिकाओं का जो समूह आपको दिख रहा है वही क्या है, जीनोमिक लाइब्रेरी। सरल भाषा में अगर बात करें तो अगर हम देखें ये जो है यही जीनोमिक लाइब्रेरी है, जिसमें डीएनए एक संपूर्ण जीनोम के खंड आपको नज़र आ रहे हैं अलग अलग कलर के फॉर्म में। अब अगर आपको पहचानना है कि हमारे काम का कौन सा है, तो फॉर एग्जांपल अगर रेड कलर का आपको चाहिए, रेड वाला जो पार्ट दे रखा है कि हमें ये वाला इसको पहचानना है, तो आप क्या करेंगे, इस सीक्वेंस को कि जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उसका प्रोब तैयार करेंगे। उस प्रोब को आप इस पर्टिकुलर कॉलोनी पे रन करेंगे, वो प्रोब जाके वापस इस रेड वाले पर ही चिपकेगा और यहाँ पे कुछ कलर शो करेगा। डिपेंड करता है कि प्रोब पे हम डाई अटैच कर सकते हैं, वो आप पढ़ेंगे आगे कौन कौन सी डाइज। और जहाँ पे आपको कलर दिखाई देगा आप समझ जाएंगे कि ई कोलाई, बेसिकली ई कोलाई में हम देखते हैं पेट्री प्लेट में कॉलोनीज होती है बैक्टीरिया की, तो जिस कॉलोनी में आपको कलर नज़र आ रहा है तो वो वाला समझ जाएंगे कि हमारा जो जीन है काम का वो इस पर्टिकुलर ई कोलाई की कॉलोनी के अंदर मिल रहा है। तो इसको आप आइसोलेट कर सकते हैं और इसको फिर आगे आप सीक्वेंसिंग में या जिस भी काम में आपको लेना ले सकते हैं। तो जीनोमिक लाइब्रेरी इज़ द कलेक्शन ऑफ एंटायर जीनोम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अब है एडवांटेजेस ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी कि हम इतना डीएनए को निकाल के और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना के रखने का हमारा पर्पस क्या है, क्या काम आती है ये इतनी सारी कॉपीज़, इतने सारे क्लोन्स पर्टिकुलर डीएनए के फ्रेगमेंट्स के। सबसे पहला इसका एडवांटेज या लाभ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्लोन एनकोडिंग अ पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट। अभी हम चाहते हैं कि हमको ऐसा कोई पर्टिकुलर जीन पहचानना है उस सारे के उस पूरे एंटायर जीनोम में जो हमारे काम का है, तो उसका हम प्रोब तैयार करेंगे और उस जीनोमिक लाइब्रेरी में से उस प्रोब को उस लाइब्रेरी पे रन करके या उसको उसमें उसके साथ में हाइब्रिडाइज करा के हम पहचान सकते हैं कि हमारे काम का जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। तो आपके पास में संपूर्ण जीनोम है, जैसे आपके पास बहुत सारी बुक्स है, उसमें से हमारे काम की बुक कौन सी है तो वो आप उसको ढूंढ लेते हैं, उसके टाइटल को देख के, सब्जेक्ट को देख के, ऑथर को देख के। वैसे ही इसमें आप प्रोब को रन करके ढूंढ सकते हैं। देन इट इज़ यूज़फुल फॉर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैविंग रिलेटिवली स्मॉल जीनोम, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सजीव होते हैं उनकी जीनोम साइज़ छोटी होती है, जबकि यूकैरियोटिक सजीव की जीनोम साइज़ बड़ी होती है। छोटी जीनोम साइज़ को क्लोन्स बनाना और उनको ट्रांसफ़र करना वेक्टर्स में और उनके क्लोन तैयार करना आसान होता है। तो प्रोकैरियोटिक सजीवों के लिए जीनोमिक लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जीनोमिक लाइब्रेरी फ्रॉम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द जीनोम सीक्वेंस ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। अब पहला आपको किसी जीन को ढूंढना है तो आपने ढूंढ लिया। दूसरा सीक्वेंसिंग मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि किस क्रम में जो बेस पेयर या शार क्रम जुड़े हुए हैं एक डीएनए के अंदर, उस क्रम का पता लगाना फर्स्ट से लेके लास्ट तक। तो आपने टुकड़े किया, उस पर्टिकुलर छोटे छोटे टुकड़े जो फ्रेगमेंट्स आपके क्लोन्स में मिल रहे हैं उन टुकड़ों को आप निकालेंगे और फिर उनकी आप सीक्वेंसिंग करेंगे। सीक्वेंसिंग की बहुत सारी तकनीकें होती है जो कि आप पढ़ेंगे आगे। तो सीक्वेंसिंग करके फिर आप उसको पहले आप टुकड़ों की सीक्वेंसिंग करेंगे, बाद में उन टुकड़ों को जोड़ के आप संपूर्ण डीएनए की सीक्वेंस पता लगा सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर genome sequence to study the genome sequence of a particular gene.
अब इसके अलावा अगर हम बात करें यूकैरियोटिक जीन की, तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि यहाँ पे एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों पाए जाते हैं। आपने इसका नाम सुना होगा, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स ऐसे जीन होते हैं जो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करते, इनको आरएनए की स्प्लाइसिंग के द्वारा हटा दिया जाता है। और एक्सॉन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो कि अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, जिनसे आरएनए का निर्माण होता है और आगे ये प्रोटीन बनाते हैं। तो एक्सॉन्स ही बेसिकली काम के जीन होते हैं। तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर जीनोमिक लाइब्रेरी में, क्योंकि एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों होते हैं, इसलिए आप आसानी से इनकी व्यवस्था, इनके पैटर्न का भी पता लगा सकते हैं कि इस पूरे जीनोम में एक्सॉन्स कहाँ कहाँ पर है, इंट्रॉन्स कहाँ कहाँ पर है। तो ये हो गए इसके लाभ। अगर हम डिसएडवांटेज या हानि की बात करें जीनोमिक लाइब्रेरी की, तब से मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जो विशाल जीनोम होते हैं, जैसे यूकैरियोटिक जीनोम, अगर हम राइस की बात करें या ह्यूमन की बात करें, तो इतने विशाल जीनोम के फ्रैगमेंट्स करना, अगर ह्यूमन की बात करें तो 3×10⁹ बेस पेयर लगभग होते हैं ह्यूमन जीनोम में। तो अगर इसको हम कोशिश करें कि इसके हम टुकड़े करें, फिर उनके हम अलग अलग वेक्टर्स में ट्रांसफ़र करें, फिर उन वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें होस्ट में डाल के, तो ये बहुत मुश्किल काम होगा। और इसमें क्या होता है कि यूकैरियोटिक जीनोम में इंट्रॉन और एक्सॉन्स, मतलब बिना काम के और काम के दोनों जीन होते हैं, उन दोनों को आपको संभालना पड़ता है, तो इसमें दिक्कत आती है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक जीनोम में रिपीटेटिव सीक्वेंस, मतलब बार बार में रिपीट, जैसे AT AG आपने पढ़ा होगा, सैटेलाइट DNA, तो यहाँ पे बहुत ऐसी सीक्वेंस होती है जो रिपीट होती रहती है, जिनकी आवश्यकता नहीं है आपको पूरे को संभाल के रखना। तो कुल मिला के ये है कि बहुत सारे जीनोम में जो काम की चीज़ें आपको केवल वही आवश्यक है, बिना काम के आवश्यक नहीं है, लेकिन जीनोमिक लाइब्रेरी में काम की और बिना काम की दोनों ही चीज़ें पाई जाती है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि बहुत सारा फ्रेगमेंट्स होता है DNA का, जिनको संभालना मुश्किल होता है। देन जीनोमिक लाइब्रेरी फ्रॉम अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विल नॉट वर्क इफ़ द स्क्रीनिंग मेथड रिक्वायर्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ये नहीं पता है कि जीन एक्सप्रेशन या जीनों की अभिव्यक्ति क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि जीनों की अभिव्यक्ति होती है कि DNA से RNA का बनना और RNA से प्रोटीन का बनना। तो जिस DNA से प्रोटीन बन रहा है वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, जिस DNA से प्रोटीन नहीं बन रहा वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों प्रकार के DNA हैं, जैसे इंट्रॉन्स हैं जो कि अभिव्यक्त नहीं हो रहे, एक्सॉन्स हैं जो कि अभिव्यक्त हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्सप्रेशन वाली चीज़ें होती है कि आपको ये पता, आप स्क्रीनिंग ऐसे कर रहे हो कि भाई DNA का कौन सा भाग एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें काम की और बिना काम की दोनों प्रकार के जीन हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी आती है कि इट विल नॉट वर्क इफ़ द स्क्रीनिंग मेथड रिक्वायर्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। अब इसी को, यही जो प्रॉब्लम आपको मैंने यहाँ बताई है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया ऑप्शन दिया गया है, जो कि है cDNA लाइब्रेरी। cDNA लाइब्रेरी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि हम ख़त्म यही कर रहे हैं कि डिसएडवांटेज अगर आपको पता है कि इसमें क्या कमी रह गई, उसको हम उसको पूर्ण करने के लिए cDNA लाइब्रेरी का निर्माण किया गया। तो बेसिकली बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है। तो संपूर्ण किसी सजीव में पाए जाने वाले संपूर्ण जीनोम का कलेक्शन है बेसिकली जीनोमिक लाइब्रेरी। और जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ DNA। उसमें पाया जाने वाला अगुणित DNA क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है, जिसमें कि उसके सारे जीन्स पाए जाते हैं उस पर्टिकुलर सजीव या ऑर्गेनिज्म के। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे cDNA लाइब्रेरी। धन्यवाद।